नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल स्टडी विद विकास सर में। तो जैसा कि हमारी क्लासें कंटिन्यू निरंतर आप देख ही रहे हैं, और सबसे पहले हमने जो बैच स्टार्ट किया था, इस बैच में सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया, सिलेबस। आपका सबसे पहले हमने सिलेबस बताया, इकोनॉमिक का सिलेबस, हिस्ट्री का सिलेबस, ज्योग्राफी का सिलेबस। वो सारा सिलेबस डिस्कस करने के बाद उसके अकॉर्डिंग जो आपका इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस था, उसके अकॉर्डिंग ही हमने सिलेबस में जो पहला पॉइंट था आपका, भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, वही टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। उसके मैंने 3 पार्ट मतलब 3 क्लासें आ चुकी हैं, और बहुत बेसिक से बहुत ही साधारण लैंग्वेज में उसको समझा रहा हूँ, और बहुत प्यार से उसको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, और आपको समझ में भी आ रहा है। आप बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं वीडियो को। वैसे ही आप क्या करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते रहें। ठीक है, तो आज हमारा क्या है, मैंने जैसे कल की वीडियो में आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, तो 5 क्वेश्चन करेंगे हम। तो सॉरी 5 नहीं, 50 क्वेश्चन करेंगे। 50 क्वेश्चन जो आपके इकोनॉमिक्स में जो बन जाएंगे, जो इजी क्वेश्चन होंगे, इजी भी, मॉडरेट भी और टफ भी क्वेश्चन सारे मिक्स करके देखेंगे हम कि इकोनॉमी में कैसे आपके सिलेबस से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने पढ़ा भी चुका हूँ, और आपके पुराने पुराने जो क्वेश्चन पेपर हैं, है ना, पुराने सालों की जो प्रीवियस है EYQ, वो उसमें पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, तो देखेंगे बहुत सारे इजी क्वेश्चन भी दिखेंगे आपको, बहुत सारे टफ भी क्वेश्चन दिखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो ये क्या है, जो उत्तराखंड यूके एसएससी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूके एसएससी एसएससी में पूछे गए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो हम देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है आपका, सबसे पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था निजी और सार्वजनिक, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। तो क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, चलो लिख लेते हैं, शॉर्ट में लिखूंगा मैं। किस प्रकार की, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिसमें, जिस अर्थव्यवस्था में निजी प्लस सार्वजनिक, सार्वजनिक दोनों क्षेत्र आ जाते हैं, दोनों क्षेत्र आते हैं। बताओ। अब मैं इसमें ऑप्शन नहीं दूंगा आपको, डायरेक्ट इसका आंसर बताएंगे हम। आंसर देखिए, आंसर क्या है, मैंने आपको बताया था कि मिक्स्ड इकोनॉमी जो होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। मिक्स्ड इकोनॉमी उसको क्या कहते हैं हम, जो मिक्स्ड इकोनॉमी वो होती है जिसमें निजी, निजी मतलब प्राइवेट, सार्वजनिक मतलब जो गवर्नमेंट का, दोनों का आ जाता है, तो उसको कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। इसको बोलेंगे हम हिंदी में मिश्रित, मिश्रित अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये होता है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। सही है, पहला क्वेश्चन आपका समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन आपका ये बहुत इजी क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था की ऐसी कौन सी विशेषता है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था की हम विशेषता देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन ये है, आपको मैं ऑप्शन दूंगा, उस ऑप्शन में से आपको विशेषता बतानी है। वैसे मैंने विशेषता इतनी अच्छे से बताई थी जब मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा था कि विशेषता कौन कौन सी है। मैंने भारतीय अर्थव्यवस्था की 6 विशेषता आपको बताई थी। तो चलो हम देखते हैं कि कौन सी विशेषता है ना। इसमें पहला क्वेश्चन लिखूंगा, भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है। इसमें बताना है, भारतीय अर्थव्यवस्था की, व्यवस्था की कौन सी विशेषता है, विशेषता है। सही है, तो ऑप्शन लिखेंगे। पहला नंबर 1 ऑप्शन लिखेंगे, औद्योगिक प्रधानता, औद्योगिक प्रधानता, औद्योगिक प्रधानता। हाँ, ऑप्शन हमारा जो ऑप्शन 2 रहेगा वो रहेगा उच्च प्रति व्यक्ति आय, उच्च प्रति व्यक्ति आय, उच्च प्रति व्यक्ति आय। तीसरा रहेगा कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। 3 ऑप्शन हो गए आपके। एक चौथा ऑप्शन और ले लेते हैं हम, इसमें लेते हैं अत्यधिक, अत्यधिक विकसित बुनियादी ढांचा, अत्यधिक विकसित बुनियादी, बुनियादी बुनियादी ढांचा, ढांचा। अब इसमें से बताना है आपको कि कौन सा इसका आंसर होगा।
भारतीय अर्थव्यवस्था की कौन सी विशेषता है? इसमें से एक आंसर है जो ठीक है, बताओ कौन सा ठीक है इसमें, कौन सा ठीक है? हमारा तीसरा वाला। ये हमने पढ़ा भी था, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, ये कृषि प्रधान प्रकृति है हमारी। कैसी है? कृषि प्रधान प्रकृति है हमारी। उसके बाद एक क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है स्वतंत्र, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हम। स्वतंत्रता के बाद, ये उतार रहे हो तो उतारो, नहीं तो फिर हम इसको हटाते हैं। आप पोस्ट करके वीडियो उतार सकते हैं फिर। चलो लिखो, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था ने मुख्य रूप से किसका मार्ग क्या करा था, अपनाया था? स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद भारत ने, भारत ने कौन सी अर्थव्यवस्था का मार्ग अपनाया था, मार्ग अपनाया था? ठीक है, बताओ स्वतंत्रता के बाद हमने कौन सी अर्थव्यवस्था का जो मार्ग था, कि कौन सी अर्थव्यवस्था हमारी अपनाई गई थी, हमने कौन सी अर्थव्यवस्था बनाई थी? हमने तीव्र निजीकरण, मतलब निजीकरण अपनाया था, है ना? ऑप्शन में वैसे ही बोल रहा हूँ, तीव्र निजीकरण बनाया था, या फिर योजनाबद्ध तरीके से हमने अपनी अर्थव्यवस्था को अपनाया था, या फिर अनियमित बाजार वाली अर्थव्यवस्था अपनाया था, या हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया था? तो हमने कौन सा अपनाया था? योजनाबद्ध। इसका आंसर क्या होगा? योजनाबद्ध, योजना, है ना? योजना आपने पढ़ा होगा, जैसे कि मैंने बताया था एनडीसी, एनडीसी बताया था, एक बताया था मैंने योजना आयोग, योजना आयोग बताया था नहीं? हमने ये इन दोनों के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने का प्रयास किया था, ठीक है? योजनाबद्ध आर्थिक विकास, क्या बताया था हमने? योजनाबद्ध आर्थिक विकास, आर्थिक विकास इसका आंसर होगा योजनाबद्ध आर्थिक विकास। आप इस इन क्वेश्चनों को आप लिख भी सकते हैं, ऐसे ही ऐसे आप इन क्वेश्चनों को लिख सकते हैं, और अच्छे से अपने क्या बनाओगे, नोट्स बना के इनको नोट डाउन करते चलो, बस एक सिंपल फॉर्म में, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भारतीय कृषि की एक महत्वपूर्ण विशेषता, ठीक है? नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, भारतीय कृषि की, भारतीय कृषि की, भारतीय कृषि की एक महत्वपूर्ण विशेषता उसकी उच्च निर्भरता है। भारतीय कृषि की एक विशेषता, उसकी विशेषता उसकी उच्च निर्भरता है। इसका आंसर बताना है क्या होगा, है ना? भारतीय कृषि की एक महत्वपूर्ण या की एक विशेषता उसकी उच्च निर्भरता है। किस पर निर्भर करता है? इस जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जो अर्थव्यवस्था है, कृषि की जो अर्थव्यवस्था है, वो किस पे उच्च तरीके से निर्भर करती है, मतलब किस चीज पे ज्यादातर निर्भर करती है? आप ये बताओगे, ये बताओगे आधुनिक सिंचाई तकनीक पर, पहला ऑप्शन है आधुनिक सिंचाई तकनीक पर, दूसरा है मानसून पर, तीसरा है बड़े पैमाने पर खेती पर, मतलब बड़े पैमाने पर खेती पर, या फिर तीसरा होगा निर्यात बाजारों पर, निर्यात बाजारों पर। तो मैंने आपको इसका इसका बताया भी था, इसका आंसर क्या बताया था? इसका आंसर मैं तो बताया था मानसून पर, मानसून पर। हमारी जो कृषि ज्यादातर जो रिलाई करती है, ज्यादातर जो हमारी कृषि निर्भर है, हमारी कृषि किस पर निर्भर है ज्यादातर? वो किस पर है? मानसून पर। ज्यादातर हमारी कृषि किस पर निर्भर है? मानसून पर निर्भर है। तो पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय जो सॉरी ठीक है, चलो देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अभी थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। देखो क्वेश्चन ये था, भारतीय कृषि में प्रचंड बेरोजगारी, भारतीय कृषि, कृषि में या फिर हम देखेंगे ना उसमें जो होती है प्रचंड बेरोजगारी, हाँ भारतीय कृषि में प्रचंड, प्रचंड बेरोजगारी,
भारतीय कृषि में प्रचंड बेरोजगारी। मैंने आपको पढ़ाया था ना बेरोजगारी, बेरोजगारी का टॉपिक हमने देखा था, विशेषता देख रहे थे, तो उसमें बताया था मैंने कि बेरोजगारी क्या होती है, कैसे आती है, इसको हम कैसे कर सकते हैं। बेरोजगारी थोड़ा सा ऊपर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय कृषि प्रचंड, भारतीय कृषि में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः कहाँ देखी जाती है? प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः कहाँ देखी जाती है? सामान्यतः कहाँ देखी जाती है? सही है। जो क्वेश्चन होते हैं तो क्वेश्चन में ना दिक्कत होती है कि क्वेश्चन हम कहाँ है क्या है, क्वेश्चन ही लिखना पड़ता है पूरा। जब हम डिटेल में पढ़ाते हैं तो वो अलग बात हो जाती है। तो हाँ, अब बताओ ये कहाँ पाई जाती है, कौन सी में देखा जाता है कि भारतीय कृषि में जो या भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रचंड बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? मैंने आपको फिर जब मैं कृषि पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, मौसमी बेरोजगारी क्या होती है ना। एक होता है छुपी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, ऐसे बहुत सारी बेरोजगारी होती है, तो मैंने बताया था। अब ये बताओ कि भारतीय कृषि में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः कहाँ देखी जाती है? तो कहाँ देखी जाती है भारतीय अर्थव्यवस्था में? ये कृषि लिख दिया, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? यहाँ पर होना चाहिए था अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रचंड बेरोजगारी। तो ये जो देखी जाती है वो कृषि क्षेत्र में देखी जाती है, कृषि क्षेत्र में। ठीक है, कौन से क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में, छठा क्वेश्चन, भारत में भारत में भूमि सुधारों का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? भारत में, नेक्स्ट क्वेश्चन छठा, भारत में, भारत में भूमि सुधारों का, भूमि सुधारों का प्रथम उद्देश्य क्या था? प्रथम उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो जो कृषि सुधार हुए थे हमारे यहाँ पर, जैसे उसको बोलते हैं भूमि सुधार, कृषि सुधार का प्रथम उद्देश्य क्या था? क्या हो सकता है? क्या यहाँ पर कृषि को क्या करना था? कृषि को निर्धारित करना था, कृषि का पूंजीकरण करना था, या कृषि का व्यवसायीकरण करना था? इस तरह से हम देखते हैं तो क्या हो सकता है कि भूमि सुधारों की प्रथम, भूमि सुधारों का जो प्रथम उद्देश्य है वो क्या हो सकता है? तो इसका होगा शोषण को क्या करना, खत्म करना। क्या करना? जैसे देखो भूमि जब सुधार हुए तो बहुत सारे लोगों पर बहुत सारी जमीनें थी, कुछ लोगों पर जमीनें थी नहीं। तो इस चीज को जब सुधार आए, तो सुधार आए तब जब हम पढ़ेंगे, देखो पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा मैं ये भूमि सुधार क्या आते हैं, उसमें कौन सा आर्टिकल डाला गया था, वो अलग चीजें हैं, वो देखेंगे। अभी हम सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो भारत में भूमि सुधारों का प्रथम उद्देश्य क्या था? तो ये था शोषण को समाप्त करना और समानता सुनिश्चित करना। उत्तर ही होगा इसका शोषण को, शोषण को समाप्त करना, समाप्त करना और समानता, समानता सुनिश्चित करना, सुनिश्चित, समानता सुनिश्चित करना। सही है, शोषण खत्म, शोषण खत्म हो और समानता क्या हो, बराबर हो जाए, मतलब सब लोग लगभग लगभग समान हो जाए। तो इस चीज का था भूमि सुधार करना, करने के लिए लाया गया था। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन देखते हैं, जमींदारी उन्मूलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जमींदारी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमी, जमींदारी उन्मूलन का, मूलन का उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो जमींदारी उन्मूलन हुआ था, उन्मूलन, जमींदारों का जो उन्मूलन किया गया उसका उद्देश्य क्या हो सकता है? बताओ क्यों क्या होगा जमीनों का वो क्या है, उन्मूलन क्यों कहा गया होगा जमींदारों को? देखो बहुत सारे जमींदार दिखते थे आपको जिनके पास बहुत सारी जमीन, जागीरदारी है, जमींदारी है। तो इसको क्या करना था, जो राज्य और काश्तकार है ना, जमींदार क्या होते थे ना, राज्य में, राज्य जो सरकार होती थी, सरकार और काश्तकारों के बीच में ये हो सकते बिचौलिया। जितना भी टैक्स इकट्ठा हो रहा है सब अपने पास रख रहे हैं, जमीन का सारा लेखा जोखा ये रख रहे हैं, सरकार को कितना टैक्स देना ये अपनी मर्जी से चला रहे हैं। तो जब इनका उन्मूलन किया गया तो इसका सबसे जो बड़ा उद्देश्य था वो ये था, राज्य और काश्तकारों के बीच से बिचौलिया को हटाना। तो ये क्या थे, बिचौलिया थे। तो क्या क्या इसका उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर होगा
राज्य मतलब सरकार और काश्तकारों के बीच से, काश्तकारों के बीच से बिचौलियों को हटाना। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स के ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत सिंपल हैं लेकिन क्या हो जाते हैं, थोड़े टफ बन जाते हैं जब भी इसको डिटेल में पूछ लिया जाता है। अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं कि इकोनॉमी में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो देखो, राज्य और काश्तकारों के बीच से बिचौलियों को हटाना क्या था, जमींदार उन्मूलन। जमींदारों को हटा देना, मतलब जो राज्य सरकार के और काश्तकारों के बीच में जो लोग हैं, बिचौलिए हैं, उनको खत्म कर देना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनेगा, 8वां क्वेश्चन है कि भूमि सीमा कानून का उद्देश्य क्या था। भूमि सीमा, ठीक है। अब भूमि सीमा का मतलब पता चल रहा होगा, जहां जिसकी भूमि है उसकी सीमा कितनी है ना। भूमि सीमा कानून का उद्देश्य, भूमि सीमा कानून का उद्देश्य, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये वाला भी। भूमि सीमा कानून का उद्देश्य क्या था, तो ये जो है मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ उसका। एक व्यक्ति के पास भूमि की अधिकतम मात्रा सीमित करना। एक व्यक्ति के पास भूमि कितनी होगी उसकी मात्रा सीमित करना। उत्तर होगा इसका, एक व्यक्ति के पास भूमि की मात्रा सीमित करना। ठीक है, तो भूमि सीमा हमने करा कि एक व्यक्ति के पास भूमि इतनी होनी चाहिए, उसकी मात्रा इतनी होनी चाहिए कि सीमित हो जाए, है ना। भूमि की मात्रा कम से कम ऐसा ना हो कि अनलिमिटेड हो जाए किसी के पास जमीन, तो उस चीज को क्या करना था, खत्म करना था, किसी के पास अनलिमिटेड जमीन ना हो जाए। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 9वां क्वेश्चन है भूमि जोतों का नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि जोतों का चकबंदी क्या था। जो भूमि जोत था ना, भूमि जोतों का चकबंदी करना। चकबंदी क्या होता है, देखो चकबंदी एक चीज होता है ना, चक, जैसे यहाँ पर चक है, किसी का यहाँ पर चक है, यहाँ पर चक है, तो इनकी बंदी करना, है ना, चकों को मिलाना। ठीक है, बहुत सारे चक हो जाते हैं, तो कभी सुना भी होगा कि हमारा उधर चक है, उधर चक है, तो चकों की चकबंदी करना उनको। तो देखते हैं चकों की चकबंदी क्या होती है। ठीक है, भूमि जोतों का चकबंदी से क्या तात्पर्य है। देखो, भूमि जोतों का चकबंदी से क्या तात्पर्य है। ठीक है, भूमि जोतों का क्या तात्पर्य होगा, तो इसका डायरेक्ट आंसर बताना है। आंसर क्या होगा ये सबको पता है, जैसे मैंने बताया अभी, एक किसी का एक चक्कीय है, ये एक चक्कीय है, ये एक चक्कीय है, तो ये चक बहुत बहुत दूर बिखरे हुए हैं, उसके मतलब खेत बिखरे हुए हैं। इन चक्कों का क्या करना, बाउंड्री करनी है। इन चक्कों का, जैसे ये पूरा ग्राउंड है, ये एक किसी का खेत यहाँ पर है, उसका ही खेत यहाँ पर है, और बीच में किसी और का खेत है, इसका खेत इधर भी है। इन दोनों ये खेत तुम्हें जाने के लिए दिक्कत हो जाती है, एक खेत ये है, तो इन खेतों को मिला देना, एक जे कर देना, मतलब बिखरे हुए चक्कों को इकट्ठा करना। ठीक है, तो देखो इसका आंसर देखेंगे। ठीक है, तो भूमि जोतों का चकबंदी से क्या तात्पर्य है, तो क्या हुआ है, बिखरे हुए जो टुकड़े ना, भूमि के टुकड़े हैं, उनको मिलाना, उनको मिलाकर क्या करना, बड़ी इकाइयां बना देना। छोटे टुकड़े हैं, उसके छोटे टुकड़ों को एक जगह करके बड़ी इकाई बना देना। ठीक है, तो क्या है, बिखरे हुए, उत्तर होगा इसका, बिखरे हुए टुकड़ों को एक करके बड़ी इकाई बना देना, बड़ी इकाई बनाना। बड़ी इकाई मतलब बड़ी जोत बना देना, जो छोटी छोटी जोतें हैं उन जोतों को एक करके बड़ी जोत बना देना। ठीक है, ये है हमारा। उसके बाद देखते हैं हम, 9 हो गया, 10 क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आप थोड़ा सा लग रहा होगा कि ऐसा है ना, देखो क्वेश्चन पे पीपीटी होता है ना, तो पीपीटी पे बताते चलो, जल्दी उसकी डेफिनेशन बताते चलो। अब देखो दिक्कत तो है हमारे पास, हमें क्वेश्चन लिख के लाने पड़ेंगे। हाँ, कोशिश करता हूँ मैं, क्वेश्चन अगर लिखे हुए होते तो जल्दी जल्दी आपको करा देता मैं। अभी सोचना पड़ रहा है कि क्वेश्चन कहाँ से कराए जाए, आपको क्वेश्चन पेपर उठाना पड़ेगा, वहां से क्वेश्चन कराने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 देखेंगे कृषि का व्यावसायिकरण क्या दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 10, कृषि का
व्यवसायीकरण क्या दर्शाता है, क्या बताता है, क्या? ठीक है, कृषि का व्यवसायीकरण क्या दर्शाता है? व्यवसायिक का मतलब क्या होता है? जो हमारी कमर्शियल होता है, कमर्शियल, कृषि को कमर्शियल बना देना, मतलब कमर्शियल का मतलब जहां से कमाई हो, जहां से कमाई हो। तो इसका मतलब क्या होगा? उत्तर, उत्तर क्या दोगे आपका? इसका उत्तर होगा मुख्यतः बाजार में बिक्री के लिए फसलें उगाना। मुख्यतः, मुख्यतः बाजार में, बाजार में बिक्री के लिए, बिक्री के लिए कृषि, कृषि उपजाना, है ना, उगाना। ठीक है, देखो व्यवसायीकरण आपको पढ़ा ही होगा। व्यवसायिक कृषि में कौन कौन सा आता है? जैसे गन्ना व्यावसायिक होता है ना, गन्ना हो गया। जैसे कि बाजरा भी व्यापारिक में आ जाता है, व्यावसायिक में आ जाता है। बाजरा, गन्ना, तंबाकू, तंबाकू, है ना, ये सारी चीजें, कपास, कपास, ये सारी चीजें व्यावसायिक कृषि के अंतर्गत आ जाती हैं। तो व्यावसायिक कृषि का मतलब होता है कि फसलें जो उगाई जाएंगी, जो कृषि करी जाएगी, वो उगाई जाएगी किसके लिए? सिर्फ बेचने के लिए उगाई जाती है, उसको कहते हैं हम व्यावसायीकरण करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11वां क्वेश्चन हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि के समक्ष एक प्रमुख चुनौती क्या है? भारतीय, भारतीय कृषि के तहत, तहत एक प्रमुख, प्रमुख चुनौती। ठीक है, आप बताओ, सिर्फ एक प्रमुख चुनौती बतानी है, कौन सी है? मैं बता देता हूं, कुछ क्षेत्रों में कम उत्पादकता। उत्तर इसका, कुछ क्षेत्रों में, कुछ क्षेत्रों में कम उत्पादकता सबसे प्रमुख चुनौती हो जाती है हमारी ये वाली। 11वां क्वेश्चन, अब 20 क्वेश्चन या 20 से 25 क्वेश्चन आप देख लेंगे हम। 11वां क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। 10वां, 11वां, 12वां। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में भूमि जोतों का विखंडन, क्वेश्चन है, भारत में भूमि जोतों का विखंडन, विखंडन मुख्य रूप से किस कारण से होता है? भारत में, ठीक है, भारत में जो कृषि है ना, जो भूमि है, भूमि का, भारत में भूमि जोतों का, जोतों का विखंडन, विखंडन मुख्यतः, मुख्यतः किस कारण से होता है? किस कारण से होता है? ठीक है, ये बताना है कि भारत में जो कृषि है, जो भूमि है, भूमि जो जोते हैं उसका विखंडन, विखंडन का मतलब होता है टूटना। क्यों टूट जाती है? जो कृषि होती है वो क्यों टूट जाती है, क्यों टूट के बिखर जाती है? तो क्या हो जाता है, जैसे देखो, ये एक जगह है, थोड़ा सा बता देता हूँ। ये एक व्यक्ति थे, ये व्यक्ति थे, इनकी अकेलों की खेती थी। अब इनके बाद ना इनके दो लड़के हो गए, तो ये ऐसा हो गई। अब इसके बाद इनके दो लड़के हो गए, एक ये और एक ये, और इनके भी दो बेटे हो गए। बेटियां भी होंगी, बस सिर्फ लड़कों की बात कर रहा हूँ। अब ये दो जगह हुई। अब इसका क्या होगा ना, देखो ये जो भूमि थी ना, ये एक ही, ये दो की, ये वाली होगी पहली। अब इनके दो बेटे हुए, तो इसकी ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। देखो, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, विखंडन हो गया। अब इनके भी दो दो बेटे हो गए, मान लेते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, फिर इसमें से टुकड़े होंगे। ये देखो टुकड़े होते जा रहे हैं, तो ये विखंडित होता जा रहा है। छोटे, कितना बड़ा एक पूरा खेत था, और वो उत्तराधिकार के कारण क्या हो गया, टूटता चला गया। उत्तराधिकार, तो सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? उत्तराधिकार। इसका उत्तर लिखेंगे हम, उत्तराधिकार के कानूनों और जनसंख्या वृद्धि के कारण। उत्तराधिकार, उत्तराधिकार के कानून एवं जनसंख्या के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, 13, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य किसका उत्पादन बढ़ाना था, ये बताना है। भारत में हरित क्रांति का, हरित, हरित क्रांति का, देखो हरित क्रांति आपको सबको पता होगा क्या होती है। हरित क्रांति क्या होती थी, क्यों आई थी, कैसे आई थी? जो हरित क्रांति ना, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य किसका उत्पादन क्या था? बढ़ाना था। हरित क्रांति का,
हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य किसकी उत्पादकता बढ़ाना था, किसकी उत्पादकता बढ़ाना था, ठीक है, किसका उत्पादन बढ़ाना, किसकी उत्पादकता या किसका उत्पादन बढ़ाना था, ये हमारा क्वेश्चन मार्क। बताओ हरित क्रांति किसको बढ़ाना चाह रहा था, लोहा, कपास, तांबा या खाद्य चीजें, जो खाने की चीजें ना, खाद्यान्न किसको, या खाद्यान्न को, तो उत्तर इसका खाद्यान्न, खाने का अन्न जिसमें गेहूं व चावल आ जाते हैं, धान आ जाता है, चावल, गेहूं व चावल आ जाता है। नेक्स्ट है आर्थिक वृद्धि को मुख्यतः किससे मापा जाता है, आर्थिक वृद्धि को मुख्यतः किससे मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ऊपर लिख लेते हैं 13-14। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 14। ठीक है, आर्थिक वृद्धि मतलब होता है इकोनॉमिक ग्रोथ को मुख्यतः किससे मापा जाता है, ठीक है। 14 क्वेश्चन है, तो हम क्या लिखेंगे, आर्थिक वृद्धि को, आर्थिक समृद्धि या वृद्धि, समृद्धि को किससे मापा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है कि आर्थिक वृद्धि या समृद्धि को किससे मापा जाता है, मुख्यतः किससे मापा जाता है, तो किससे मापा जाता है, देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि से, है ना। उत्तर इसका जीडीपी से, इसको लिख लेंगे आप सकल घरेलू उत्पाद से, ठीक है। तो जीडीपी से मापा जाता है, जीडीपी में वृद्धि से। अगर जीडीपी में वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब यह है आर्थिक वृद्धि भी हो रही होगी। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, 14-15, ठीक है। 16वां क्वेश्चन है, ये 15 था, ये 16 है, चलो जितना नंबर होगा वो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, मानव विकास सूचकांक किसका मापक है, मानव, ठीक है, जो मानव विकास सूचकांक है वो किसका मापन है, किसको बताता है, मानव विकास सूचकांक, ठीक है, जो सूचना का अंक है ना, सूचकांक, इसको बोलते हैं ना इंग्लिश में एचडीआई, है ना, एचडीआई किसका मापक है, एचडीआई किसका मापक है, एचडीआई किसका मापक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो किसका मापक है, किसको मापता है वो, है? किसको माप सकता है, किसी देश की जनसंख्या में स्वास्थ्य, शिक्षा और आय का स्तर, ठीक है, किसी देश की जनसंख्या में, ठीक है, किसी देश की जो जनसंख्या है उसका स्वास्थ्य कैसा, शिक्षा कैसी और आय क्या है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और आय, ठीक है, ये तीन चीजें देखी जाती हैं किसमें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ये तीन चीजें देख लेंगे जनसंख्या में, तो आप पता चल जाएगा कि भैया एचडीआई कैसा है, किसी देश का एचडीआई कैसा है, उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य और आय उसकी अच्छी है तो उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी क्या है, अच्छा है। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, सतत विकास का लक्ष्य क्या है, सतत विकास का लक्ष्य क्या है, सतत विकास का लक्ष्य क्या है, सतत विकास का लक्ष्य का मतलब समझ में आ रहा है, सतत विकास होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड भी है, आप गोल्ड कह रहा हूँ, गोल भी है वो भी आपने पढ़े होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, तो क्या है इसका जो उद्देश्य है, उत्तर इसका, देखो हमने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो लक्ष्य रखे गए हैं, गोल रखे गए हैं, वो भविष्य को देख कर रखे गए हैं कि भविष्य में हमारी जो जनसंख्या आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनको हम क्या देके जाएंगे, तो इसके लिए हमारा ये होता है ना, सतत विकास का लक्ष्य क्या है, भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता, भविष्य की
भविष्य की या आने वाली पीढ़ियां ना, जो भविष्य की जो जनसंख्या है, भविष्य की पीढ़ियों, पीढ़ियों है ना, पीढ़ियां मतलब पता है ना, जो जनरेशन होती है, जैसे कि अभी क्या है 5G, तो 5G 5वीं जनरेशन चल रही है ना 5G, तो पीढ़ियां होती है ना, पीढ़ियों की अपनी आवश्यकता, पीढ़ियों की अपनी आवश्यकता, अपनी आवश्यकताओं, है ना, आवश्यकता उनकी नीड क्या है, हम उसकी तरह से, हम ऐसा नहीं कर रहे कि हमें पूरी पृथ्वी हमने खत्म कर दी, पूरा जितना भी पानी था हमने खत्म कर दिया, को पूरा आवश्यकताओं को पूरा पूरा करने की क्षमता, पूरा करने की क्षमता से समझौता, पूरा करने की क्षमता, क्षमता से, क्षमता से समझौता, है ना, समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना, समझौता किए बिना वर्तमान की, वर्तमान की आवश्यकताओं को, आवश्यकताओं को, को पूरा करना, को पूरा करना, ठीक है। देखो, भविष्य की जो पीढ़ियां है ना, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है, वो क्या बताते हैं, वो ये कहते हैं कि वर्तमान जो पीढ़ियां हैं, जो अभी की पीढ़ियां हैं, वो पीढ़ियां हमारे लिए इतनी, मतलब जो अभी है ना, वो सब कुछ खत्म ना कर दें, भविष्य के लिए भी बचा कर रखें, अभी की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ